मैम टोन ऑफ द पोएम, टोन ऑफ द अनसीन पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर, इसके बारे एक जल्दी से वीडियो बना दो। काफ़ी ज़्यादा वेट कराया एंड इन टुडेज क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मैं जल्दी से जल्दी लाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं देखना दैट व्हेन वी टॉक अबाउट टोन ऑफ द पोएट, टोन ऑफ द ऑथर, याद रखना जो लिख रहा है उसका डिफरेंट टोन है। एंड जब हम मूड कहते हैं तो मूड होता है हमारा, दैट मीन्स रीडर का। तो यहाँ पे मूड के बारे कोई बात नहीं हो रही है, सिंपली टोन के बारे। हर एक पोएम को देखते हैं कि उसमें टोन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आंसर आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, बिकॉज एक नंबर का आंसर होगा तब भी हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है एल्ट्रुइस्टिक टोन, इंफॉर्मेटिव टोन, एग्रेसिव टोन। एक नंबर में भी एक वर्ड का आंसर नहीं लिखना है, वी विल हैव टू जस्टिफाई ऑल्सो आवर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ टोन मेंशन है आपके सामने जो कि आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कॉशनरी टोन, वार्निंग टोन, मैम क्या वार्निंग टोन लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं, सिनोनिमस ही तो है, एक के जैसा सिमिलर मीनिंग ही तो है, तो क्यों नहीं लिख सकते? एग्रेसिव टोन हो गया। यूफेमिस्टिक टोन, यूफेमिस्टिक टोन का क्या मतलब हो जाएगा? यूफेमिज्म नाम का ना एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे हम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को यूज करते हैं, यानी बेकार से शब्दों को यूज करने के बजाय, ऐसे हर्टफुल शब्दों को यूज करने के बजाय हम उन्हें रीफ्रेम कर देते हैं अच्छे शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड को अपन कैसे लिख सकते हैं? ही पास्ड अवे, तो वो हो जाता है यूफेमिस्टिक टोन। सिनिकल टोन, डाउटफुल टोन। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव टोन की तो कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आप खुद इस वीडियो को पॉज दो तुरंत और सोचो कि जितने भी पोएम हमने पढ़े हैं उनमें हमने कौन कौन सा टोन अभी तक देखा है। हमने पेसिमिस्टिक टोन देखा है, हमने ऑप्टिमिस्टिक टोन देखा है, हमने इंफॉर्मेटिव टोन देखा है। एडमायरिंग टोन क्या हो जाता है? जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, हम किसी चीज को एडमायर कर रहे हैं, निहार रहे हैं उसकी खूबसूरती, तो क्या यहाँ पे एप्रिशिएटिव टोन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये वर्ड पढ़ो, एंथुजियास्टिक टोन, यानी बड़ा ही एनर्जी के साथ कोई चीज बताई जा रही है तो एंथुजियास्टिक टोन। एक वर्ड आप बोलोगे मैम हटो यहाँ क्या लिखा है? एल्ट्रुइस्टिक टोन। तो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्ट पर्सन, यानी सेल्फलेसली जब कोई काम करे तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी खुद के प्रॉफिट के, बिना किसी खुद के एडवांटेज के जब कोई इस तरह से किसी बात को पेश करना चाह रहा है तो उसे अपन कह देंगे एल्ट्रुइस्टिक टोन। अब सारे नहीं काम आने वाले, लेकिन जो जो जहां काम आने वाले हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोएम अपनी कौन सी आ जाती है बच्चे फर्स्ट फ्लाइट के अंदर? तुरंत बच्चों के माइंड में आ चुका है मैम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नहीं मैम, आप ही ने बताया था बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में क्या है। द टोन ऑफ द पोएम, कायदे से अगेन जो चीज हाईलाइटेड है मैं सिर्फ हाईलाइट करके छोड़ सकती थी, लेकिन आप एग्जाम में उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? कभी अगर आंसर इन 40 वर्ड्स आ गया तो आप उसमें एक्सप्रेस कैसे करोगे? सो दैट इज व्हाई दिस कंप्लीट आंसर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट सेज द टोन ऑफ द पोएम अ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट can be described as serene and uplifting. Serene, calm, tranquility, एकदम पीसफुल सी कोई चीज हमें नजर आ रही है। एंड मूड कैसा हो रहा है कैरेक्टर का? वो अपलिफ्ट हो जा रहा है, फ्रॉम मेलंकोलिक मूड टू द ऑप्टिमिस्टिक मूड। हाँ या ना? तो इसीलिए वर्ड लिखा है serene and uplifting. The poem describes a simple moment in nature. अब मैं इसे पढ़ूं, इससे अच्छा है कि हमें सारी बातें अच्छे से पता है कि जब भी हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे तो किस तरह से एक छोटे से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने कैसे मूड ऑफ द पोएट को पूरी तरह से बदल दिया होता है एंड उसी के बेसिस पे क्रो कैसे शेक करता है, मूड कैसे चेंज हो जाता है, कॉजिंग अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट एंड द टोन ऑफ द पोएट। वो बात आ गई। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द स्मॉल अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है हैज लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स एंड चेंज हिज माइंडसेट, चेंज हिज पर्सपेक्टिव। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम तो वन वर्ड में भी पढ़ सकते थे। तो अगेन द सेम थिंग कि जब हम बात करते हैं जस्टिफाई करने की, जब हम बात करते हैं एक्सप्लेन करने की, तब हमें पूरा का पूरा आंसर्स बच्चे फ्रेम करना पड़ेगा। दिस पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिव टोन, रिफ्लेक्टिव टोन, थॉटफुल टोन, कि हमने यानी पोएट ने मजबूर कर दिया कि आप सोचो क्या हो रहा है आपके आसपास, कैसा एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, कैसा माइंडसेट हमें रखना चाहिए। सो कंटेम्पलेटिव एंड सेल्फ एनालाइज जब करना है, खुद के बारे सोचने की, क्या मैं अच्छा इंसान हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं वैसा कर सकता हूं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। हिंट दे देती हूँ, कई बार लाइव क्लास में बताया, वो आई से स्टार्ट होता है। अब ये गया कमेंट बॉक्स के अंदर, यहीं से रिवाइज हो जाएगा और यहीं से मुझे पता पड़ जाएगा कि कितने बच्चों को कितनी चीजें आती हैं। आगे देखते हैं।
इसी को एक्सपैंड कर रहे हैं। Despite the initial gloomy mood of the poet at the beginning of the poem, the act of the crow shaking of snow किसमें सर्व कर देता है? ऑप्टिमिस्टिक लुक में, ऑप्टिमिज्म में। यानी पेसिमिस्टिक सा, सैड सा, निराशावादी सा बंदा आ रहा था, लेकिन वो अचानक से उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक। सो द पोएम सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं आ जाऊंगी, लो साइड हो जाती हूँ, पूरा का पूरा ले लेना। अब बात करते हैं फायर एंड आइस के बारे। वैसे एक और स्लाइड आ चुकी है जो डस्ट ऑफ स्नो के बारे बता रही है। कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज सीरीन, अपलिफ्टिंग, रिफ्लेक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड इंस्पिरेशनल पोएम। The simple words which can easily grab wider audience. Easily we are able to understand and see so many different tones can be reflected here. फिर देखते हैं फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस क्या है? सीरियस एंड कॉशनरी, वार्निंग मिल रही है भैया, एक बार कोई चीज खराब हो गई तो दोबारा भी हो सकती है, कलयुग है। एक बार अगर सब कुछ नहीं खत्म हुआ तो दोबारा भी हो सकता है। एंड इसमें बार बार ऐसे, कोविड एक लाइव एग्जांपल है, एक बार वार्निंग मिल गई है, एक बार कॉशनरी टोन आ चुका है, वार्निंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेंगे तो चीजें तो खराब होंगी ही होंगी। एंड जिसके वजह से एक और वायरस के बारे में आपने सुना है, हाँ मुझे पता है वो वायरस कौन सा है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना कि बोर्ड कैंसिल हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ते हैं अपन सीरियस एंड कॉशनरी टोन में सीरियस एंड कॉशनरी पोएम को देखते हैं, दैट इज फायर एंड आइस। द पोएम्स मैसेज इज दैट ह्यूमन इमोशंस कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल की फीलिंग और एक इंडिविजुअल से रिपल इफेक्ट 4 इंडिविजुअल की फीलिंग कैसे हार्म कर सकती है। सो दैट इज वाई यहां पे भी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव टोन, कंटेम्पलेटिव टोन, साथ ही साथ वो वार्न कर रहे हैं और लग रहा है जैसे हमसे बातें कर रहे हैं, तो चैटी टोन भी बोल सकते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। वैसे ज्यादा चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, तब अपन बोलेंगे चैटी टोन। जैसे एक जना दूसरे कैरेक्टर से पूरे पोएम में बात करता जा रहा है, तब अपन बोलेंगे चैटी, लेकिन यहां पे बोल सकते हैं कॉन्वर्सेशनल टोन। फिर आ जाता है पोएम का टोन, ये देखो कंटेम्पलेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, एंड जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी तो मूड तो खराब रहेगा इसे। सो पेसिमिस्टिक टोन भी नजर आ रहा है। तो ये आप देख लो, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में आराम से अपन को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब अगला क्या है वो देखते हैं। वो कहता है द टोन ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस इज मेलंकोलिक, सैड है। पोएट सिंपैथी दिखा रहा है, पोएट एम्पैथी दिखा रहा है, क्योंकि बात यहाँ पे कुछ ऐसी हो रही है कि हम बात कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू एनस्लेवमेंट, समथिंग रिलेटेड टू फ्रीडम। एंड फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? अभी आप अपनी मर्जी से अपने रूम में पैक हो जाओ, यू विल बी ओके, बट जबरदस्ती कोई पैक करके चला जाएगा तो लगेगा मेरा फ्रीडम छीन लिया गया है। तो वैसे में थोड़ा सा दुख वो शो कर रहे हैं, सामने वाले को दिखा रहे हैं कि टाइगर कितना ज्यादा दुखी है। उसी सेंस में पोएट के लिए लिखा गया है दैट ही is writing or he has written this poem in the form of melancholic tone, empathetic tone। and हम भी सोचें, contemplate, हम भी सोचें, हम मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि भाई किसी की भी फ्रीडम हो, चाहे वो इंसान हो, एक पंछी हो या जानवर हो, किसी की भी फ्रीडम को इस तरह से अगर हम कैद कर लेते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है, ऑल अबाउट टाइगर्स कैप्टिविटी। सो वी कैन इजीली से सिंपैथेटिक टोन, मेलंकोलिक टोन एंड मोर ओवर कंटेम्पलेटिव टोन। आगे क्या लिखा है? व्हेन द पोएट डिस्क्राइब्स द सेटिंग ऑफ द जू, जब जू के सेटिंग के बारे बात हो रही है, हिज टोन इज वन ऑफ रिग्रेट, कि उसे दुख है, रिग्रेट है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ दैट टाइगर शुड बी लिविंग। शेर तो शेर है, वो पिंजरे में कैसे रहेगा? सो टाइप ऑफ रिग्रेट विजिबल हो रहा है, नोशन ऑफ रिग्रेट नजर आ रहा है कि भैया एक शेर को कैद करके रखा हुआ है। However, there is also a tone of suppressed anger, क्योंकि टाइगर ने भी अपना एंगर, अपना क्रोध दबा रखा है। So we can say there is a tone of suppressed anger. Use these words अगर कहीं पे भी पूछ लिया जाता है कि tone of the poet क्या है in Tiger in the Zoo. Now how to tell wild animals? Light and playful words have been used. एंड जब प्लेफुल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ह्यूमरस टोन यूज हुआ है, विम्सिकल टोन यूज हुआ है। दोनों लिख सकते हैं मैम, दोनों का मतलब एक ही है, लिखो एक ही चीज को। सो ह्यूमरस टोन बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड टोन बोल सकते हैं, प्लेफुल वर्ड्स यूज हुए हैं, चीयरफुल टोन बोल सकते हैं, एक और विम्सिकल। विम्सिकल से याद आया, कौन सी एक और पोएम है?
द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें भी हंसी मजाक में बात हो रही है। तो जब हंसी मजाक में बात हो रही है वहां पे भी कह सकते हैं लाइट हार्टेड वर्ड्स एंड प्लेफुल वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, मोरओवर whimsical tone has been reflected there. The poem uses humor to describe dangerous animals in a way that make them sound interesting. Then it is written different ways to identify and distinguish animals. अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचान सके वो चीज बताई गई है। अब वो चीज जब बताई गई है तो पोएट ने क्या यूज किया है, ह्यूमर तो यूज किया ही है, प्लेफुल वर्ड्स तो यूज किए ही साथ एग्जैजरेट इतना करके बोल रही है कि जब टाइगर आप पे अटैक कर लेगा और आपको खा जाएगा तब आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये तो कौन सा एनिमल था, ये तो हमारा टाइगर था। तो इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं exaggeration की, you can say the poet has exaggerated to help us know, to help us identify different kinds of animals. अब बात करते हैं बॉल पोएम के बारे। ये भी कैसा है, रिफ्लेक्टिव है, थॉटफुल है, कंटेम्पलेटिव है। तो अगेन हम ये सारी बात बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे चीज के बारे बात कर रहे हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं है। इट इज इररिट्रीवेबल, इट इज इररिवर्सिबल। सो सोम्बर है एंड मेलंकोलिक टोन है, यानी आपको कोई एक पर्टिकुलर लाइन अगर हाईलाइट करके दे दे कि यहाँ पे कैसा टोन है, देन यू कैन से यहाँ पे सोम्बर। सोम्बर मतलब क्या, जब सोम्बर के साथ मेलंकोलिक लिखा है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू ग्रीफ स्ट्रिकन, तो हम दुख के बारे बात कर रहे हैं। तो सोम्बर मेलंकोलिक टोन, अल्टीमेटली जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तब बच्चे को समझ में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज एक्सटर्नल। एंड थ्रू द लाइन्स ऑफ द पोएम पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि चीज लॉस जो है, चाहे इंसान का हो चाहे सामान का हो, दैट इज समथिंग विच इज नॉट रिवर्सिबल। सो ही इज मेकिंग अस थिंक and making us understand you have to accept the laws, you will have to accept the reality। इसीलिए ऊपर लिखा है reflective and contemplative tone। मैम टोन पढ़ाते पढ़ाते ये क्या आ गया, ये तो आ चुका है सैंपल पेपर। इसी साल का सैंपल पेपर सीबीएसई के वेबसाइट से लिया गया, सैंपल पेपर ऑफ 2024-25। एंड कहां से आप उसको निकाल के देख सकते हैं, ये कहां से लिया है, ये लिया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। जब ऑलरेडी आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया होगा, आपको तो बहुत पता होगा सैंपल पेपर के बारे, इस पर्टिकुलर अनसीन पैसेज के बारे। इस अनसीन पैसेज में बताया जा रहा है वाटर के बारे, बताया जा रहा है प्राइमरी रीजन क्या होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन का, तो हमारे इफेक्ट्स क्या होने चाहिए वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो जब वाटर के बारे बताया जा रहा है, जब वाटर के बारे बताया जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, यहां पे कौन सा टोन है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो इंफॉर्मेटिव टोन है। यहां पे वार्निंग दी जा रही है कि कंजर्व कर लो पानी को वरना खत्म हो जाएगा तो पछताओगे, तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है पानी के वजह से। तो कॉशियस टोन, कॉशनरी टोन, वार्निंग टोन। जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इंफॉर्मेटिव टोन। अब इंग्लिश का एक ही पेपर तो है नहीं, इंग्लिश के 2 पेपर हैं, तो ये सीबीएसई के अगेन वेबसाइट, सेम ईयर 2024-25, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पहला पैसेज, जहां पे किसके बारे बात हो रही है, बात हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे। फिर आता है कंपैरिजन हो रहा है कि फोटो एल्बम्स क्या हुआ करते थे और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे पास कैमरा है, पहले पापा पेरेंट्स कैसे फ्लिप करते थे फोटो एल्बम को। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे बात हो रही है। तो अगेन हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और जब हम मेमोरी में चले जा रहे हैं कि एल्बम से, तो हम खो जाते थे अलग ही दुनिया में। तो अगर हम रिकॉल करते हैं चीजों को, खो जाते हैं मेमोरीज में, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, और उसी वर्ड को यूज करके आप बोल सकते हो डैश टोन। कौन सा टोन, वो आना चाहिए मेरे पास कमेंट सेक्शन के अंदर। देखे जरा कौन सा बच्चा है जो एग्जैक्टली वो वर्ड को पकड़ सकता है। एंड आई एम गिविंग यू द हिंट, वी आर रिकॉलिंग द मेमोरीज।